everyone. Today we'll discuss the solutions of June 2023 paper of BBCT 107 which is enzymes. So the first question is definitions. हमें define करना है 2 to 3 lines में. The first one is activation energy. तो activation energy वो energy होती है जो हमें एक reaction को complete करने के लिए required होती है. That is the minimum energy. So the energy required to overcome the energy barrier. ठीक है, energy barrier को overcome करने के लिए कि एक reaction को complete करने के लिए जितना energy चाहिए उस energy barrier को overcome करने के लिए ताकि जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके. तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी. नेक्स्ट इज प्रोटियोलिटिक एंजाइम. प्रोटियोलिटिक एंजाइम एज द नेम सजेस्ट कि प्रोटीन को लाइज करने वाले. तो द एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन प्रोटीन. जनरली सेल्युलर एंड बैक्टीरियल प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड एज इनएक्टिव प्रिकर्सर्स दैट इज जाइमोजन. तो ज़्यादातर जो हमारी बॉडी में जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जैसे कि पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में जाइमोजन जिसको हम बोलते हैं दैट इज पेप्सिनोजन, ठीक है, या ट्रिप्सिनोजन इस फॉर्म में रिलीज होते हैं और फिर बाद में अंडर द सर्टेन सूटेबल कंडीशंस ये जो है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर अननेसेसरीली प्रोटीन डिग्रेडेशन ना हो. नेक्स्ट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप. अ कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली और इवन कोवलेंटली बाउंड टू द एंजाइम प्रोटीन. कभी कभी एंजाइम जो प्रोटीनेशियस एंजाइम होता है उसके साथ कोई मेटल या नॉन मेटालिक सब्सटेंस जो है वो अटैच होता है. तो अगर वो एक मेटालिक आयन किसी भी एंजाइम के साथ अगर कोई मेटालिक आयन जो है वो अटैच्ड है उसको हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप. ठीक है, बाइंडिंग ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप विद द एंजाइम इज परमानेंट. नेक्स्ट इज immobilization of enzyme. तो enzyme that is physically attached to as an inert insoluble support. क्योंकि बेटा देखो immobilization का मतलब ही क्या है कि जो मूव नहीं कर पा रहा. तो वो एंजाइम जो किसी रिजिड सपोर्ट के साथ किसी ऐसे मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड है जो कि फिजिकली मूव नहीं कर पा रहा is called immobilized enzyme. Immobilization of enzyme increases its commercial value. It is likely that the characteristics exhibited by a free enzyme may be different than when they are attached to any carrier. तो अगर कोई एंजाइम फ्री है या वही एंजाइम अगर इमोबिलाइज हो गया वो अटैच हो गया किसी कैरियर के साथ तो दोनों केसेस में उनका जो फंक्शन है या वो उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज हो जाएगा. मतलब द रेट ऑफ रिएक्शन विच दे आर लीडिंग. The physical and chemical properties of enzyme may undergo changes during the process of immobilization. नेक्स्ट डेफिनेशन इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन. मतलब कि एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहे हैं और इरिवर्सिबली मतलब कि परमानेंटली इनहिबिट कर रहे हैं कि हमने एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं होने दिया और अब वो परमानेंटली ही बाइंड नहीं होगा. तो ये कैसे हो रहा है? इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम टेम्प्रेरी एंजाइम इनएक्टिवेशन बाय द रिवर्सिबल इनहिबिटर. ये टेम्प्रेरी से कम्प्लीटली डिफरेंट है क्योंकि ये इरिवर्सिबल है. दैट मीन्स ये परमानेंट इनहिबिशन है. द एंजाइम एक्टिविटी इज लॉस्ट ऑन द बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर मॉलिक्यूल टू द एंजाइम. जब इनहिबिटर मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ बाइंड करेगा उसकी वजह से उसकी जो बाइंडिंग एक्टिविटी है जो बाइंडिंग एबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी. इट्स एक्टिविटी कैन नॉट बी रिकवर्ड आफ्टरवर्ड्स. दीज इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स आर हाईली स्पेसिफिक एंड कैन मॉडिफाई एंजाइम्स 3D स्ट्रक्चर. ये क्या करते हैं जब ये एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं तो उसकी जो एक्टिव साइट है, ठीक है, उसकी जो एक्टिव साइट है जिस साइट पर सबस्ट्रेट ने बाइंड होना था उसमें कॉन्फर्मेशनल चेंजेस ला देते हैं विच आर इरिवर्सिबल. द एंजाइम्स गेट इनएक्टिव एंड देयर इज नो टाइम डिपेंडेंट लॉस ऑफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन. देयर इज टाइम डिपेंडेंट लॉस ऑफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन. एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा और विद टाइम उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी धीरे धीरे अब कम होती जाएगी. इनहिबिशन कैन नॉट बी रिमूव बाय डाइल्यूशन और डायलिसिस विदाउट लूजिंग एंजाइम एक्टिविटी. अब ये इनहिबिशन को हम रिमूव नहीं कर सकते, एंजाइम को वापस एक्टिवेट नहीं कर सकते. इनहिबिटर्स जनरली फॉर्म और ब्रेक कोवलेंट बॉन्ड विद द अमीनो एसिड रेसिड्यूज एसेंशियल फॉर सबस्ट्रेट बाइंडिंग, कैटालिसिस और मेंटेनेंस ऑफ एंजाइम कॉन्फर्मेशन. तो जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बेसिकली क्या करते हैं एक्टिव साइट पे प्रेजेंट कुछ अमीनो एसिड्स के बीच के कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं जिसकी वजह से एक्टिव साइट में चेंजेस आ जाते हैं या कैटालाइजेस कर देते हैं जिसकी वजह से एक्टिव साइट में चेंजेस आते हैं एंड दैट कैन फर्दर नो लॉन्गर बाइंड टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. So the next question is explain IUBMB system of enzyme classification. तो IUBMB है क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. तो ये एक ऐसी यूनियन एक ऐसा यूनिट है जो कि डिसाइड करता है कि एंजाइम्स या बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी नेमिंग उनका नॉमेनक्लेचर और उसके बेसिस पे जो रूल्स निकलते हैं वो सारा यही एसोसिएशन जो है वो डिसाइड करता है. सो IUBMB एस्टैब्लिश्ड एन एंजाइम कमीशन टू डेवलप अ नॉमेनक्लेचर फॉर एंजाइम. इन्होंने एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कि एंजाइम की नेमिंग कैसे हो ताकि वो यूनिफॉर्म रहे और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल रहे कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कोई कन्फ्यूजन ना हो. द एंजाइम कमीशन डिवाइडेड द एंजाइम इनटू 6 मेन क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन कैटलाइज. किस रिएक्शन को वो एंजाइम कैटलाइज कर रहा है उसके बेसिस पे एंजाइम्स को 6 कैटेगरी में डिवाइड करा गया. ईच मेजर क्लासेस डिवाइडेड इनटू सब क्लास. फिर ये क्लासेस जो है वो बेटा फर्दर सब क्लासेस में डिवाइड हुई एंड ईच सब क्लास हैज़ न्यूमरस सब क्लासेस. और हर सब क्लास की भी बहुत सारी सब क्लासेस होती हैं. बट
बट ओवर हेयर हमें उतनी सारी क्लासेज या सब क्लासेज नहीं पढ़नी होती. एवरी क्लास, सब क्लास एंड ईच सब क्लास इज असाइंड अ कोड नंबर. उनकी कोडिंग होती है जिस नंबरिंग से उनको अलॉट करा जाता है. ईच एंजाइम इज गिवन अ 4 डिजिट EC नंबर. हर एक एंजाइम को 4 डिजिट एंजाइम क्लासिफिकेशन नंबर जो है वो दिया जाता है एंड अ सिस्टमेटिक नेम, और एक उसका सिस्टमेटिक नेम दिया जाता है. इस नंबर से और इस नेम से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से रिएक्शन को या किस टाइप के रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है. ठीक है. फर्स्ट डिजिट X1 शोज द मेन क्लास टू विच द एंजाइम बिलोंग. अगर यहाँ पे हमने 1 लिखा है तो मतलब ये फर्स्ट क्लास से बिलोंग कर रहा है. फिर आगे इसकी सब क्लास की कोडिंग होगी, फिर सब क्लास की कोडिंग होंगी एंड सो. ठीक है. तो अगर हम सबसे पहले देखें तो जो 6 मेन क्लासेज हैं वो क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेसेस, ट्रांसफरेसेस, हाइड्रोलेसेस, लाइसेस, आइसोमरेसेस एंड लाइगेसेस. तो अगर बात करें ऑक्सीडो रिडक्टेस, एज द नेम सजेस्ट ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैटलाइज करता है. ठीक है. इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए जैसे कुछ डीहाइड्रोजनेसेस विच इज सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेस, मैलेट डीहाइड्रोजनेस, पेरोक्सिडेजेस. उसके अलावा ट्रांसफरेस, नेम सजेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं किसी चीज़ को, सो ट्रांसफर ऑफ एन एटम और ग्रुप बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स. एग्जाम्पल ट्रांसकीटोलेसेस, काइनेसिस जो होती हैं वो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर रही होती हैं. ट्रांस एल्डोलेसेस जो एल्डोज ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हैं. हाइड्रोलेसेस मतलब कि जो हाइड्रोलेसिस कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू वाटर. तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ गए एस्टरेसेस का एक एग्जांपल है एसिटाइल कोलाइन एस्टरेस. The next one is peptidases, trypsin या chymotrypsin, glycosidases which is amylase, chitinase, lysozyme. इसमें से जो आपको इजी लगे आप एक या दो एग्जाम्पल्स लर्न ज़रूर करो. द नेक्स्ट वन इज लाइसेस. लाइस क्या कर रहा है? एडिशन और रिमूवल ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट टू फॉर्म डबल बॉन्ड. ये किसी भी ग्रुप को या तो ऐड कर रहा है या वहाँ से रिमूव कर रहा है ताकि डबल बॉन्ड बन सके. ठीक है. इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाते हैं डी कार्बोक्सिलेज, जैसे कि PEP कार्बोक्सिलेज, फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज हमने देखा हुआ है. डीहाइड्राटेज हमने देखा हुआ है. सिंथेज क्या होता है? ATP सिंथेज, सिट्रेट सिंथेज. ये सारे आपने बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस साइकिल्स पढ़ी होंगी, लाइक यूरिया साइकिल, TCA साइकिल, ग्लाइकोलिसिस. उसमें हम हर जगह पे एक या दो एंजाइम मतलब एक या दो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स बहुत ईजिली हमें देखने को मिलते हैं. द फिफ्थ कैटेगरी इज आइसोमरेजेस मतलब कि आइसोमराइजेशन कर रहा है जिसमें इंट्रामोलिक्यूलर ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है. विद इन द सेम मॉलिक्यूल जो कुछ ग्रुप्स है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, जैसे कि ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज और म्यूटेसेस. द लास्ट वन इज लाइगेस का मतलब ज्वाइन करना. तो ये लाइगेट कर रहा है 2 सबस्ट्रेट को और इस रिएक्शन में ATP हाइड्रोलिसिस हो रहा है. और इस कैटेगरी को हम बहुत कॉमनली बोलते हैं सिंथेटेज. आपको मैंने पहले भी और भी लेक्चर्स में बताया है कि सिंथेज और सिंथेटेज 2 तरह के जब हम एंजाइम पढ़ते हैं और जब हम सिंथेटेज पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे ATP हाइड्रोलिसिस भी हुआ है, वहाँ पे एनर्जी एक्सपेंस भी हुआ है. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम. जो एक एक्टिव साइट होती है उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेन फीचर्स क्या है? द एक्टिव साइट इज ऑल्सो टर्म्ड एज कैटालिटिक साइट. एनी एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इन द कन्फाइंस ऑफ द एक्टिव साइट. कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है तो वो मेनली कहाँ पे हो रहा है? एक्टिव साइट पे. क्योंकि बेटा जो एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड कर रहे हैं, अगर ये एक एंजाइम है तो इसका सबस्ट्रेट जो है वो यहीं पे तो आके बाइंड करेगा ना. ठीक है. तो मेन जो बाइंडिंग है वो कहाँ पे हो रही है? एक्टिव साइट पे. द मॉलिक्यूल दैट इज बाउंड इन द एक्टिव साइट एंड एक्टेड अपॉन बाय द एंजाइम इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट. जो मॉलिक्यूल यहाँ पे आके बाइंड करता है उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं. ऑल्दो द एंजाइम डिफर वाइडली इन देयर प्रॉपर्टीज, द एक्टिव साइट ऑफ एनी एंजाइम मॉलिक्यूल पोजेसेस सम कॉमन फीचर. अब बहुत डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स अभी हमने पढ़ लिया कि देयर आर 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम जिनमें भी सब क्लासेस और सब क्लासेस होती है, मतलब कि देयर आर न्यूमरस एंजाइम्स. लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो हर एक्टिव साइट के लिए कॉमन है. एक्टिव साइट इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द एंटायर एंजाइम. इट इज़ अ 3D क्लेफ्ट और सर्विस. तो ये एक 3D स्ट्रक्चर है. यहाँ पे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. अमीनो एसिड सीक्वेंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीनियर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द एक्टिव साइट. फॉर एग्जांपल जैसे काइमोट्रिप्सिन के अंदर हिस्टीडीन 57, एस्पार्टेट, सीरीन 195 ये होते हैं. कार्बोनिक हाइड्रेज 2 में हिस्टीडीन 94, 96 और 119 पोजीशन पे होता है. तो ये कुछ अमीनो एसिड सीक्वेंसेस हैं जो हमें एक स्पेसिफिक एंजाइम के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे. ठीक है. बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट विद द अमीनो एसिड फंक्शनल ग्रुप इन द एक्टिव साइट इज बाय रिलेटिवली वीक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन. जो सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट पे जो बाइंडिंग होती है, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग जो एक्टिव साइट के अमीनो एसिड्स के साथ होती है वो एक वीक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होती है. ठीक है. वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, क्योंकि आप खुद सोचो बेटा अगर वो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होंगी तो एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन करा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया. अगर इनका मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो ये सेपरेट कैसे होंगे, फिर हमें प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? ठीक है. तो ये सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक इंटरेक्शंस. Next, generally water is largely excluded from the active site in the enzyme molecule. The active site contains charged or hydroxyl amino acids such as aspartic acid, glutamic acid, lysine, serine. The side chain group like
carboxylate, amino या alcohol etc. serve as catalytic groups in the active site. Besides, the services create a microenvironment in which certain polar residues acquire special properties which are essential for catalysis. तो यहाँ पे एक तो वाटर रिलीज हो रहा है, प्लस उसके अलावा यहाँ पे एक्टिव साइट के अंदर जनरली जो एक्टिव साइट में जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं. जब ये चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये चार्ज मॉलिक्यूल की वजह से जो एक्टिव साइट है वो और ज़्यादा अच्छे से बाइंड कर सकती हैं या इंटरेक्ट कर सकती हैं सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर पोलैरिटी, और जिसकी वजह से कैटालिसिस जो है वो बहुत ईजिली हो जाता है. So this is the question paper. The next is draw and explain Lineweaver-Burke plot. What is the significance of Km and Vmax? तो अगर हम Lineweaver and Burke की बात करें तो इससे पहले आपको पता होगा कि Michaelis-Menten, देयर इज़ अ माइकलिस-मेंटन रिलेशन, जिन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन और वॉल्यूम ऑफ सबस्ट्रेट के को रिलेट करते हुए हमें एक ग्राफ दिया था, एक इक्वेशन दी थी. लेकिन वो जो ग्राफ होता है वो कर्व होता है. लाइनवीवर-बर्क ने उसी वर्क को माइकलिस-मेंटन के वर्क को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करा. इसको हम डबल रेसिप्रोकल प्लॉट भी बोलते हैं, ठीक है. इसमें जो हमें ग्राफ मिलता है दैट इज़ फार मोर ईजी देन द माइकलिस-मेंटन. तो डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, इसमें हमने रेसिप्रोकल लिया रेट कांस्टेंट का, रेसिप्रोकल लिया सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का, और उसको प्लॉट करा, और उसको प्लॉट करने से जो हमें ग्राफ मिला दैट ग्राफ इज अ लीनियर ग्राफ, ठीक है. सो लाइनवीवर एंड बर्क सजेस्टेड अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस ओबेइंग माइकलिस-मेंटन इक्वेशन. दे डिड नॉट मेड एनी न्यू अजम्पशन. उन्होंने कोई नई अजम्पशन नहीं बनाई, उन्होंने माइकलिस-मेंटन की ही अजम्पशन और उसी के रूल्स को फॉलो करा. बस उन्होंने क्या करा कि दोनों चीज़ों को रेसिप्रोकल रिलेशन में प्लॉट करा, ठीक है. दे डिड एंड डिराइव द Lineweaver-Burke plot which is known as double reciprocal plot. Lineweaver and Burke took the Michaelis-Menten equation and inverted it. This equation is known as Lineweaver-Burke equation. It is in the form of y is equal to mx plus c, जो कि लीनियर इक्वेशन होती है. इसकी वजह से जो ग्राफ आया वो क्या आया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, ठीक है. तो ये हमारे पास थी माइकलिस-मेंटन इक्वेशन. माइकलिस-मेंटन इक्वेशन को जब इन्होंने रेसिप्रोकल करा तो इवेंचुअली फाइनली दे केम अप विद दिस रिलेशन, ठीक है. दे प्लॉट 1/v अगेंस्ट 1 बाय सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन विच इज लीनियर एंड ओबेज माइकलिस-मेंटन इक्वेशन, और इसको हम डबल रेसिप्रोकल प्लॉट भी बोलते हैं. एज आई टोल्ड, हियर इज अ ग्राफ. तो अब बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस की, क्या सिग्निफिकेंस होता है माइकलिस कांस्टेंट का या मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का. Km is also known as Michaelis constant. It is expressed as the substrate concentration at the velocity is half of maximum velocity. जब रिएक्शन की वेलोसिटी जो है, रिएक्शन की स्पीड जो है वो मैक्सिमम से हाफ पहुंच जाए, मान लो किसी एक रिएक्शन की स्पीड 10 हो सकती थी, ठीक है, लेकिन अभी उसकी स्पीड अगर 5 है, अगर हाफ वेलोसिटी है, उस टाइम पे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, कितना सबस्ट्रेट अभी प्रेजेंट है. ये रिलेशन हमें किससे मिला, माइकलिस-मेंटन इक्वेशन से, ठीक है. उसके बाद Km, Michaelis constant, has the unit of concentration but it is independent of the enzyme and substrate concentration. ये concentration है, हम इसको concentration के यूनिट में लेते हैं, लेकिन ये enzyme और substrate की concentration पे डिपेंड नहीं करता. Km is equal to the substrate concentration at half the maximum velocity. जब रिएक्शन की स्पीड हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच जाएगी उस टाइम पे देखेंगे कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है. सिंस एट Vmax ऑल एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर बाउंड विद सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. क्योंकि जब रिएक्शन की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो मैक्सिमम होगी तो उसका मतलब है उस टाइम पे मैक्सिमम बाइंडिंग हुई है और एंजाइम और सबस्ट्रेट ने बाइंड करके क्या बना लिया, ES कॉम्प्लेक्स बना लिया. दस द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट हाफ ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल इनटू ES सिग्निफाइज द एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट. तो जब हम हाफ ऑफ वेलोसिटी पे, हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी पे उसे पढ़ रहे हैं तब हमें उसकी एफिनिटी के बारे में पता चलता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो एक दूसरे के साथ कितने हद तक बाइंड कर रहे हैं. व्हेन Km वैल्यू इज स्मॉल इट सिग्निफाइज दैट द एंजाइम हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर दैट सबस्ट्रेट. अगर इस माइकलिस कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है तो इसका मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो एक दूसरे के साथ जल्दी जल्दी बाइंड करेंगे. दैट इज लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज नीडेड टू सैचुरेट द एंजाइम. और उसी तरह वाइस वर्सा, अगर Km की वैल्यू लार्ज है तो उसका मतलब सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में उतनी अच्छी एफिनिटी नहीं है. एंजाइम को अगर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कराना है तो हमें सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा लेनी पड़ेगी. दस अ लो एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट. दिस इज वाई Km इज ऑल्सो नोन एज एफिनिटी कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये हमें एक आइडिया देता है कि व्हाट इज द एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट और एफिनिटी ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम. Vmax, that is the maximal rate, the maximum velocity, represent the rate at which the number of substrate molecule is being converted into product. और यहाँ पे जो Vmax है, अगर हम maximum velocity की बात करें उससे हमें पता चल रहा है कि पर सेकेंड या पर मिनट कितने substrate molecules जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं by an enzyme molecule in a unit time when the enzyme is fully saturated and substrate.
बेटा ये सारा जो टॉपिक है दैट इज एंजाइम काइनेटिक्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो कोई एक रिएक्शन का वी मैक्स कम है, मतलब कि उसमें ज़्यादा सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कंबाइन नहीं कर रही, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमारे पास 25 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं और वो रिएक्शन इतना हाई एफिनिटी रिएक्शन नहीं है, उसमें तब जाके हमें 5 प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, क्योंकि सारे सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करते, प्रॉपर पूरा रिएक्शन नहीं होता। तो इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें आइडिया मिलेगा कि अगर हमें प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए तो ऐसा नहीं है कि अगर मुझे 5 प्रोडक्ट चाहिए तो मैं 5 ही सबस्ट्रेट यूज़ करूँ रिएक्शन में, ठीक है। अगर मुझे 5 प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे रिएक्शन में सबस्ट्रेट को, अगर मुझे 10 प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे रिएक्शन में सबस्ट्रेट को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई हाई एफिनिटी रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर मोर और लेस ऑल द सबस्ट्रेट्स आर फास्टली वेरी क्विकली कन्वर्टेड, आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, तो वहाँ पे मुझे सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, दैट इज ऑर्डर्ड एंड रैंडम सिक्वेंशियल बाय सबस्ट्रेट मैकेनिज्म एंड कोफैक्टर एंड कोएंजाइम। तो सबसे पहले देखते हैं रैंडम और सिक्वेंशियल, ऑर्डर्ड मैकेनिज्म और रैंडम सिक्वेंशियल। Ordered mechanism. In this type of enzyme mechanism, substrate molecules bind to the enzyme, thereby forming a ternary complex, and then the product are released in a defined, ordered, sequential manner. तो as the name suggests, ये order wise हो रहा है कि substrate पहले bind करेगा, complex बनेगा और product जो बनेगा तब धीरे धीरे करके sequential manner में जो product जो है वो release होगा. In other words, the order of binding and leaving the enzyme is compulsory. Whereas अगर हम बात करें random sequential mechanism की, in this type of bi-substrate reaction, bi-substrate मतलब कि obviously यहाँ पे 2 substrate bind कर रहे हैं एक ही एंजाइम के साथ, देयर इज नो स्पेसिफाइड ऑर्डर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले कौन सा सबस्ट्रेट बाइंड करें, एनी सबस्ट्रेट कैन बाइंड फर्स्ट टू द एंजाइम एंड एनी प्रोडक्ट कैन बी रिलीज फर्स्ट। दिस फॉर्मेशन ऑफ टर्नरी कॉम्प्लेक्स, टर्नरी क्योंकि यहाँ पे 3 एंजाइम्स मतलब 3 चीजें एंजाइम है और 2 कॉम्प्लेक्स है तो 3 चीजें कंबाइन हो रही है। इन दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज सिमिलर टू द ऑर्डर्ड मैकेनिज्म। अभी ऑर्डर्ड मैकेनिज्म के साथ तो मैच कर रहा है, बट इसमें फर्क क्या कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि पहले कौन सा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा कौन सा प्रोडक्ट, बस ऑर्डर्ड मैकेनिज्म और इसमें क्या सिमिलैरिटी है कि दोनों में ही टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि दोनों में ही एक एंजाइम के पास 2 एक्टिव साइट्स हैं 2 सबस्ट्रेट्स के लिए। The difference between the two types of sequential mechanism, ordered and random, lies in the fact that enzyme may follow ordered sequential pathway if first substrate causes a conformational change in the enzyme. अब ordered mechanism basically क्या होगा? अब सपोज करो ये एक एंजाइम है, यहाँ पे आके एक सबस्ट्रेट बाइंड हुआ, जब ये सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड हो रहा है तो इसके अंदर कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से फिर ये दूसरे सबस्ट्रेट के साथ भी बाइंड कर जाएगा, ठीक है। अगर इस टाइप का रिएक्शन मेनली हो रहा है कि फर्स्ट सबस्ट्रेट के बाइंड करने से एंजाइम के अंदर कुछ चेंजेस आए विच हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ द सेकंड सबस्ट्रेट, तो ऑब्वियसली फिर तो वो ऑलरेडी होगा, ठीक है। लेकिन अगर एंजाइम ऐसे, सपोज इफ द एंजाइम इज लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे 2 बाइंडिंग साइट्स पहले से ही हैं, तो एक सबस्ट्रेट इधर बाइंड करेगा दूसरा सबस्ट्रेट इधर बाइंड करेगा विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो उसके जो सेपरेटली अपने अपने जो रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है जी। द नेक्स्ट वन, कोफैक्टर एंड कोएंजाइम। कोफैक्टर जो होते हैं वो बाइंड करते हैं इन टेम्परेरी डिसोशिएबल मैनर टू द एंजाइम और टू द सबस्ट्रेट। जो एंजाइम है उसके साथ कभी कभी मेटल, नॉन मेटालिक या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, अगर वो टेम्परेरीली अटैच हो रहे हैं कि अटैच हुए और फिर उसके बाद रिलीज हो गए तो हम उसको बोलेंगे कोफैक्टर। दे कैन बी सबडिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स लाइक मेटल आयन और स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मेनी एंजाइम रिक्वायर either one or more organic ions such as iron, magnesium, manganese, zinc for their activity. Enzymes that require less metal ions for their catalytic activity, these metal ions for their catalytic activity are called metal activated enzyme. Metal ions such as magnesium, manganese, zinc bind at the enzyme active site as well as with the substrate simultaneously. तो ये उनकी बाइंडिंग में हेल्प कर रहा है। जब रिएक्शन हो जाएगा, जब कैटालिसिस होगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट सेपरेट होंगे तो उस टाइम पे ये जो मेटल आयन है वो भी रिलीज हो जाएंगे। सो दिस इज टेम्परेरी। वेयर एज अगर हम आ जाते हैं कोएंजाइम पे, कोफैक्टर्स आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कोएंजाइम। जो कोफैक्टर्स, अब इसमें ये मेटल वाले हुए, लेकिन वो कोफैक्टर जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? कोएंजाइम. Coenzyme are first derived from vitamins that can either be tightly or loosely bound to the enzyme. If coenzyme is tightly bound to the enzyme, it is termed as prosthetic group. अगर वो tightly bound हो गया, tightly bound मतलब कि permanent bound हो सकता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? prosthetic group. If you remember, अभी हमने first question में definition भी पढ़ी थी prosthetic group की. So, same coenzyme can be used by a variety of enzyme for catalysis. However, enzyme that use the same coenzyme are usually mechanistically similar. जो enzyme same coenzyme को use करते हैं तो nearly उनका जो reaction mechanism होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ द फॉलोइंग एज कोएंजाइम। इसमें हमें थायमीन पायरोफॉस्फेट का, बायोटिन का और पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट का रोल देखना है।
So coming to the first one, that is thiamine pyrophosphate. It is an active cofactor derived from vitamin B12. विटामिन B2 होता है थायमिन, तो उससे derived ये active cofactor है जिसको हम बोलते हैं thiamine pyrophosphate. It is present in all living system and catalyzes several biochemical reaction. It is synthesized in the cytosol, मतलब cytoplasm के अंदर ये synthesize हो रहा है. This coenzyme is required for the activity of transketolase. Transketolase reactions के अंदर ये use होता है. Transketolase enzymes की activity के लिए ये use होता है. And for the activity of transketolase, pyruvate oxoglutarate and branched chain keto acid dehydrogenases in the mitochondria. ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि साइटोसोल में मतलब साइटोप्लाज्म में कौन से एंजाइम को हेल्प कर रहा है, ट्रांसकीटोलेज में, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वहाँ पे ये 3 एंजाइम की एक्टिविटी में हेल्प कर रहा है, दैट इज ट्रांसकीटोलेज, पायरुवेट ऑक्सोग्लूटारेट एंड कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेस. लेट मी रिमूव दिस सो दैट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ नीडेड. टीपीपी कंटेनिंग एंजाइम कैटलाइज कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्शन. तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में फॉर्मेशन और ब्रेकेज कॉज करते हैं. टीपीपी कंटेन्स अ पायरिमिडीन रिंग एंड थाइजोल रिंग हेल्ड बाय मिथाइलिन ब्रिज. इनमें पायरिमिडीन रिंग है, थाइजोल रिंग है, और जो आपस में एक दूसरे के साथ मिथाइलिन ब्रिज से कनेक्टेड है. ठीक है, और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे आ गया पायरोफॉस्फेट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीपीपी. ठीक है जी. उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट बायोटिन. तो अगर हम बायोटिन की बात करें, बायोटिन जो है वो विटामिन B7 से डिराइव होता है. इट इज अ सल्फर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन. इट एक्ट एज कार्बोक्सिल ग्रुप कैरियर इन अ वेराइटी ऑफ एंजाइमेटिक कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. ये मेनली बेटा हेल्प करता है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप. इट इज कोवलेंटली बाउंड टू साइड चेन अमीनो ग्रुप ऑफ वन ऑफ द लाइसिन रेसिड्यू ऑफ एंजाइम. ये लाइसिन एंजाइम के साथ बाइंड करता है. लाइसिन एंजाइम के कौन से ग्रुप के साथ, लाइसिन एंजाइम के अमीनो ग्रुप के साथ. ठीक है, सो दैट इट एक्ट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है. प्रोस्थेटिक ग्रुप अभी हमने पढ़ा था, वो क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो परमानेंटली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाइंड हो जाते हैं. मोस्ट बायोटिन डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यूज बाइकार्बोनेट आयन एज कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट. प्रोटीन बाउंड बायोटिन कैन अटैच CO2 टू फॉर्म बायोटिन कार्बोक्सिल कैरियर प्रोटीन. जब ये किसी प्रोटीन के साथ, जैसे लाइसिन एक अमीनो एसिड है, जब ये किसी प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा तो ये CO2 के साथ भी अटैच हो जाता है ड्यू टू इट्स एफिनिटी, और ये फॉर्म कर लेता है BCCP, दैट इज बायोटिन कार्बोक्सिल कैरियर प्रोटीन. क्योंकि इसका मेन काम क्या है, कार्बोक्सिलेशन करना. ये कार्बोक्सिलेशन में हेल्प कर रहा है, तो वहाँ पे अगर ये CO2 के साथ CO2 को अटैच करेगा तो कार्बोक्सिलेशन इजीली फैसिलिटेट हो जाएगा. अगर इसके बायोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें, इट इज़ अ कैरियर ऑफ CO2 इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस. जैसे कि एंजाइम हो गया पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो कि कन्वर्ट करता है पायरुवेट को और ऑक्सैलो एसीटेट में, वो भी बायोटिन डिपेंडेंट है. ठीक है, उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज फ्रॉम ई कोलाई डिसोशिएट इनटू 3 सब यूनिट दैट इज BCCP, बायोटिन कार्बोक्सिल एंड कार्बोक्सिल transferase. BCCP and biotin carboxylase catalyze the following reaction. वो ATP बाइकार्बोनेट और BCCP जो होते हैं उसके बीच में रिएक्शन होता है. जो यहाँ पे BCCP है उसके साथ CO2 अटैच हो जाता है, कार्बोक्सिलेशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ ATP. BCCP is flexible. It plays an active role in functioning of enzyme acetyl coenzyme carboxylase. It transport the CO2 from active site of enzyme subunit to another subunit that is carboxyl transferase. तो बेसिकली इसका मेन काम क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप को ट्रांसफर करना या कार्बोक्सिलेशन करना, CO2 की एडिशन करना. सो हेयर इज अ स्ट्रक्चर. ये फ्री बायोटिन का स्ट्रक्चर है और ये प्रोटीन बाउंड बायोटिन का स्ट्रक्चर है. कि इसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, हमने पढ़ा था, जो साइड चेन का कार्बोक्सिल ग्रुप है वो प्रोटीन के अमीनो एसिड के साथ अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ बाइंड कर लेते हैं. द नेक्स्ट वन इज PLP, दैट इज पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट. सो कमिंग टू इट, the biologically active form of vitamin B6 is pyridoxal 5-phosphate, that is PLP. Vitamin B6 exists in 2 tautomeric form. ये 2 forms में exist करता है. The PLP dependent enzyme catalyzes the transformation of amino acids such as transamination, decarboxylation, racemization and synthesis. तो ये 4 टाइप के रिएक्शन में 4 टाइप के एंजाइम कैटालिसिस में हेल्प करते हैं, जैसे कि जो कि अमीनो एसिड में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं. तो 4 ऐसे एग्जाम्पल्स हो गए, ट्रांसएमिनेशन करना, डिकार्बोक्सिलेशन करना, रेसमाइजेशन करना और सिंथेसिस करना. PLP attaches covalently with the amino group of the enzyme protein, जैसे कि लाइसिन रेसिड्यू के साथ ही अटैच हो गया, as a skiff base. The skiff base formation is the major reaction of primary amine with a carbonyl group, that is aldehyde या ketone. That means जो अमीनो एसिड का जो अमीन ग्रुप है वो PLP के कार्बोनिल ग्रुप के साथ, whether it is aldehyde group or whether it is the ketonic group, उसके साथ बाइंड कर लेता है. और जब ये बाइंड हो जाता है हम इसको क्या बोलते हैं, skiff base. When an amino acid binds with PLP enzyme complex, a skiff base with the enzyme is exchanged with the amino group of the amino acid. तो अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है और ये वहाँ पे अटैच हो जाता है. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ PLP amino acid complex, the bound amino acid changes its product.
PLP इज वर्सेटाइल कोएंजाइम ड्यू टू इट्स एबिलिटी, पहला ये स्किफ बेस बना पा रहा है, ठीक है। दूसरा इट एक्ट एज इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन सिंक टू स्टेबलाइज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ये इलेक्ट्रॉन सिंक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन इंटरमीडिएट्स इजीली बन सकते हैं। अमीनो एसिड रेसमेजेस यूज PLP फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ DLN स्टीरियोआइसोमर्स, जो डी डेक्स्ट्रो लीवो स्टीरियोआइसोमर्स में इंटर कन्वर्जन होती है वहाँ पे भी PLP इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। PLP ऑल्सो रिक्वायर सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमीनो लिवोलिनिक एसिड, अ प्रिकर्सर ऑफ हीम सिंथेसिस। अब PLP को ALA चाहिए होता है, और हमने ALA पढ़ा था कि ALA कहाँ यूज़ होता है, हीम सिंथेसिस में, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में पहले ALA बनता है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ टॉटोमेरिक फॉर्म, हमने कहा था 2 टॉटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो जो 2 टॉटोमेरिक फॉर्म्स है दैट इज गिवन टू, यहाँ पे आप देखोगे या तो OH ग्रुप प्रेजेंट है या फिर यहाँ पे O ग्रुप प्रेजेंट है, रेस्ट ऑल इज सेम। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स इन फूड इंडस्ट्री और फ्रूट जूस एंड वाइन इंडस्ट्री। तो अगर हम फूड इंडस्ट्री की बात करें, हाँ फूड इंडस्ट्री की बात करें तो protease enzyme are being used in food industry for number of years. Papain from the leaves of unripe fruit help in tenderizing the meat. papain क्या है, एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, वो भी मीट को टेंडर करने में हेल्प करता है। रेनेट फ्रॉम द स्टमक ऑफ काव्स, जो भी काउज बफेलोज या काव्स वगैरह होते हैं उनके स्टमक से एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम निकलता है रेनेट, वो भी यूज़ होता है चीज़ प्रोडक्शन के लिए। प्रोटीज एड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द डेड एनिमल फॉर प्रिपरेशन ऑफ केन मीट्स एंड सूप। इसके अलावा जो केन मीट या सूप्स बनते हैं उसमें भी प्रोटीन एंजाइम प्रोटीएसेस जो है वो यूज़ होते हैं। सोया सॉस इज यूज एक्सटेंसिवली इन फास्ट फूड इंडस्ट्री। प्रोटियोलिसिस इन सोया प्रोटीन कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ देयर यूसेज इन मेकिंग द सोया सॉस। तो बेसिकली सोया प्रोटीन को प्रोटियोलिटिक एंजाइम से ट्रीट करते हैं और फिर उसके बाद सोया सॉस बनती है विच इज़ वाइडली यूज इन मेनी फूड प्रोडक्ट्स। अ पार्शियल प्रोटियोलिसिस ऑग्यूमेंट्स विपिंग एक्सपेंशन ऑफ सोया प्रोटीन एंड इट्स इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज। तो जब हम सोया को किसी प्रोटियोलिटिक एंजाइम से ट्रीट करेंगे तो एक तो वो सोया सॉस बनाने में हेल्प करेगा, प्लस वो उसकी एक्सपेंशन में हेल्प करता है सोया प्रोटीन की, विच इज अगेन यूजफुल इन फूड इंडस्ट्री। प्रोटीएसेस हेल्प टू रिकवर प्रोटीन फ्रॉम एनिमल टिश्यूज आफ्टर बुचरिंग। द बोन्स फ्रॉम द एनिमल्स आर mashed with alkaline proteases and incubated at 65 degrees Celsius for 4 hours. The meat slurry form is used in canned meats and soup. तो अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं वो केन्ड मीट और सूप्स बनाने में हेल्प करते हैं। वो कैसे हेल्प करते हैं बेटा, जो भी जो एनिमल बोन्स है या एनिमल मीट है उसको अल्कलाइन प्रोटिएसेस से, अल्कलाइन प्रोटिएसेस मतलब कि वो प्रोटीसेस जो अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन, उनसे ट्रीट करते हैं, इसको इंक्यूबेट कर देते हैं एक सूटेबल टेम्परेचर पे फॉर 4 to 5 आवर्स। जब वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम इस मीट को और ब्रेक डाउन करता है, डिग्रेड करता है, तो वो जो स्लरी होती है वो यूज़ होती है केन्ड मीट्स और सूप में। द मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री इंक्लूड पोल्ट्री, पिग, ruminant, pet foods and fish farming. Majority of the food constituent are not entirely digested by the livestock. The application of enzyme increases their digestibility. अब क्योंकि कई बार होता है, मतलब जो एनिमल ये फूड कंज्यूम कर रहा है, मान लो कोई ये डॉग फूड बन रहा है, कोई ये फिश फूड बन रहा है, कोई भी ये फूड बन रहा है या ह्यूमन फूड बन रहा है, लेकिन वो दैट इज़ नॉट दैट मच सूटेबल फॉर आवर डाइजेशन, या फिर हम उसको ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर ये प्री ट्रीटेड होता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम से, दैट ऑल्सो एड्स इन डाइजेशन. The application of enzymes increases their digestibility. The enzyme can be added to the feed directly or premixed with vitamin, minerals or other food additives. या तो ये पहले से ही फूड के साथ एंजाइम्स मिक्स करे हुए होते हैं फीड प्रिपेयर करते हुए, या फिर साथ में प्रीमिक्स फॉर्म में गिवन होती है। हाइड्रोलिसिस एलिमिनेट द एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट इन द ग्रेन्स और वेजिटेबल्स। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी के एंजाइम कौन से आ गए, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जो होते हैं, जो भी फूड के अंदर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है उनको फूड से हटा देते हैं, ठीक है। जो भी ऐसे फैक्टर हैं जो फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरे तरीके से यूज़ नहीं होने दे रहे, ये उसको रिमूव कर देंगे। These enzymes are also known to increase the digestibility of animal feed as well as for enhancing the nutritional value of the feed. They also supplement animals with their own digestive enzyme like amylase, glucanase to hydrolase non-starchy polysaccharides such as barley. तो उस फीड के अंदर पहले से ही डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक अमाइलेज, ग्लूकानेज वगैरह जो होते हैं वो पहले से एडेड होते हैं ताकि जो कॉम्प्लेक्स या नॉन स्टार्ची पॉलीसेक्राइड्स हैं उनको डाइजेस्ट कर सकें। The non-starchy polysaccharide in cereal result in poor feed conversion rates, slow weight gain, and sticky drops by young chicks. Enzymes such as glucanase and xylanase degrade their polysaccharide, improving their digestion. As we told कि ज़्यादातर ये एनिमल फीड बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं, वेदर इट इज़ पोल्ट्री ग्रेन्स। तो वो जो पोल्ट्री ग्रेन्स बन रहे हैं उनके अंदर बार्ले है, पॉलीसेक्राइड्स है, जो कि ईजिली जो यंग चिक्स हैं वो अच्छे से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, और डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो पहले से ही एडिशन ऑफ सो द एडिशन ऑफ दीज एंजाइम लाइक ग्लूकानेजेस, जाइलेनेजेस, ये जो होते हैं पॉलीसैकेराइड्स को प्री डाइजेस्ट कर देते हैं, जो इजीली जो एनिमल है वो इसको फिर इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगा और उसकी पार्शियल डाइजेशन पहले से हुई है। सो द एनिमल और द पर्सन हुएवर इज कंज्यूमिंग दैट फूड कैन इजीली डाइजेस्ट इट।
नेक्स्ट एंजाइम हमारे पास आ गए सेल्यूलेजेस और हेमियोसेल्यूलेजेस, हैव ग्रेट पोटेंशियल एप्लीकेशन इन द एनिमल फीड इंडस्ट्री, द इंक्रीज मिल्क यील्ड एंड बॉडी वेट बाय ruminants. These enzymes hydrolyze plant cell wall polysaccharides since the fodder diet of ruminant contains cellulose, hemicellulose, pectin and lignin. Dairy cows have shown 5 to 10% increase in the production of milk when they are fed with forage treated fibrinolytic enzyme. तो जो भी डेयरी एनिमल्स हैं, द एनिमल्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस मिल्क, उनके जो फीड होती है उसके अंदर हम एडिटिव्स में डालते हैं सेल्यूलेजेस या हेमी सेल्यूलेजेस, क्योंकि उनकी मेन जो डाइट है वो प्लांट बेस्ड है और प्लांट के अंदर मेनली सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज है, और उसके अलावा फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम। तो ये एंजाइम जब ब्रेक डाउन करते हैं फूड को, जब ये एंजाइम ब्रेक डाउन करते हैं सेल्यूलोज को, हेमी सेल्यूलोज को, पेक्टिन को, तो वो फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है और उसका पूरा न्यूट्रिएंट वैल्यू इनको मिल रहा है, जिसकी वजह से इनकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होती है। तो बेसिकली अगर आप कैटेगरी देखो, यहाँ पे सारी कैटेगरी के एंजाइम मेनली यूज हो रहे हैं, प्रोटीएसेस यूज हो रहे हैं, हाइड्रोलेसेस यूज हो रहे हैं, सेल्यूलेसेस और हेमी सेल्यूलेसेस यूज हो रहे हैं। So the next question is application of enzyme in fruit juice and wine industry. तो अगर हम fruit juice industry की बात करें, fruit juice industry faces several problems in maintaining the stability of fruit juice, क्योंकि अब ये पैक्ड फूड है तो इसलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि उसको ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, वो टर्बिड ना हो, क्लाउडी ना हो, रैंसिड ना हो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड लाइक सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, जाइलेंस, अराबिन्स। क्योंकि फ्रूट जूस क्या है, फ्रूट से बना हुआ, फ्रूट इज़ अ प्लांट प्रोडक्ट, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। द प्रॉब्लम इज इवन मोर एक्यूट विद सिट्रस फ्रूट्स, क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। पेक्टिक कंपाउंड्स आर कॉम्प्लेक्स कोलॉइडल एसिड पॉलीसेकेराइड्स कॉन्स्टिट्यूट गैलेक्टोरोनिक acid residues with side chains of xylose, galactose, rhamnose, arabinose। तो जो पेक्टिन कंपाउंड्स होते हैं, अभी हमने पहले भी पढ़ा कि पेक्टिन प्रेजेंट होता है, पेक्टिन के अंदर ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्रेजेंट है। व्हेन द टिश्यू इज ग्राइंडेड, पेक्टिन रिच फ्रूट गिव्स हाई विस्कोसिटी टू फ्रूट जूस। जब ये फ्रूट्स ग्राइंड करते हैं, टिश्यूज को ग्राइंड करते हैं, तो पेक्टिन जो है वो इनको फ्रूट को बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी और थिकनेस देते हैं। द यूसेज ऑफ पेक्टिनेजेस हेल्प टू लेसन द विस्कोसिटी ऑफ फ्रूट जूस। तो अगर हम पेक्टिनेज यूज़ करेंगे, वो इस पेक्टिन को ब्रेक डाउन करेंगे और वो पेक्टिन की वजह से जो विस्कोसिटी हो रही थी वो इवेंचुअली डिक्रीज हो जाएगी। द यील्ड ऑफ फ्रूट जूस ऑल्सो इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली। एप्पल जूस इज फिल्टर्ड क्लियरली बाय द यूज ऑफ pectin enzyme. They help in processing of the fruit pulp as well as in fruit juice extraction. तो जो fruit pulp होता है उसको भी अगर हम enzyme से treat कर देंगे तो वो और break down होगा, जिसकी वजह से more of the juice will be released. Pectinases such as rhamnogalacturonase aids in the maceration of apple tissue. Pectinases depolymerizes highly esterified pectin. Combination of pectin esterases, polygalacturonases and polymethyl galacturonate lyase improves the clarification of pear juice. अब अगर हम pear juice में बात करें तो pear juice में हम ये सारे enzymes combination में यूज़ कर रहे हैं ताकि वो जो है वो easily macerate हो सके, उसका जो pulp है वो digest हो सके और ज़्यादा juice release हो सके। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं ऑरेंज जूस की, ऑरेंज जूस इंक्लूड्स लार्ज अमाउंट ऑफ पेक्टिन एस्टरेज टू टेक अवे मिथॉक्सी ग्रुप्स फ्रॉम पेक्टिन मॉलिक्यूल्स। अब उसके अंदर भी हमने कौन सा एंजाइम ऐड करा है, पेक्टिन एस्टरेज ऐड करा है, ताकि वो पेक्टिन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करे, उसमें से मिथॉक्सी ग्रुप को रिमूव करे और वो इजीली जूस जो है वो एक्सट्रैक्ट हो सके। मैंगो फ्रूट इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर मेकिंग जूस ऑफ स्क्वैश। तो मैंगो नेक्टर हैज 25 to 30% स्क्वैश ऑफ pH 3.5 एंड टाइट्रेबल एसिडिटी ऑफ 0.2 to 0.4%। तो मैंगो जूस या मैंगो नेक्टर का जो pH है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, पेक्टिनेजेस, हेमीसेल्यूलेजेस, सेल्यूलेजेस एंजाइम असिस्ट इन डिग्रेडिंग मैंगो पल्प टू मेक अ प्लेन नॉन जेलाटिनस एंड क्लैरिफाइड जूस। तो यहाँ पे हम पेक्टिनेजेस के साथ साथ हेमीसेल्यूलेज और सेल्यूलेज एंजाइम भी यूज़ कर, वो एंजाइम्स भी यूज़ कर रहे हैं ताकि ये मैंगो पल्प जो है वो डिग्रेड हो सके और हमें क्लैरिफाइड जूस मिल सके। सिमिलरली अ मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स लाइक पेक्टिन एस्टरेज, अराबिनेज, हेमीसेल्यूलेज, टैनेज, सेल्यूलेजेस आर यूज्ड इन गुआवा जूस। तो आप बेटा लिस्ट बना सकते हो, अगर आप चाहो, इफ़ यू आर एबल टू लर्न ऑल दीज नेम्स, तो आप लिस्ट बना सकते हो कि ठीक है हमने एप्पल जूस में कौन कौन से एंजाइम यूज़ करें, मैंगो जूस के लिए कौन कौन से एंजाइम यूज़ करें, पियर के लिए कौन से एंजाइम यूज़ करें, गुआवा जूस के लिए कौन से एंजाइम यूज़ करें। और सम ऑफ द बिटर कंपाउंड्स प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स स्पेशली ग्रेप्स आर naringin, limononin and neohesperidin. The enzyme naringinase from several species of microorganisms catalyze the hydrolysis of naringin to rhamnose and naringinin. Naringinase is an enzyme complex constituted rhamnosidase and glucosidase, therefore help to remove the rhamnose and glucose from naringin. तो अगर हम सिट्रस कंपाउंड्स की बात करें, हम सिट्रस फ्रूट्स की बात करें, तो उनकी सिट्रिक वैल्यू हमें कम करनी पड़ती है। सिट्रिक वैल्यू किसकी वजह से आ रही है, नारिंजिन की वजह से, लिमोनिन की वजह से, और इसको हम डिग्रेड कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पेसिफिक एंजाइम्स। तो ओवरऑल पर्पस ये है कि हमें फ्रूट जूस को प्रिवेंट करके रखना है ताकि वो टर्बिड ना हो, क्लाउडी ना हो, प्लस जो फ्रूट में से ज़्यादा पल्प निकलता है वो पल्प को हम वेस्ट नहीं कर सकते, उस पल्प को भी हम एंजाइम से ट्रीट कर देते हैं ताकि वो मैसरेट हो जाए, वो उसमें से और ज़्यादा फ्रूट जूस एक्सट्रैक्ट हो, प्लस जो जूस एक्सट्रैक्ट हो रहा है उसमें भी हम एंजाइम करते हैं ताकि जो ओवरऑल जूस की जो वैल्यू है वो बढ़े, जो उसकी विस्कोसिटी है वो कम हो जाए।
अब अगर हम बात करें वाइन या बियर इंडस्ट्री में, बियर इज मेड बाय मिक्सिंग बार्ले मॉल्ट विद हॉट वाटर इन अ लार्ज बेसिन यूजिंग मैशिंग. Maize, sorghum, rice and barley and other starchy cereals are also added to the mash. The filtered mash is boiled and cool and then transferred to fermentation. तो बेसिकली हम बार्ले मैल्ट और ये सारी जो चीज़ें हैं, जो सीरियल्स हैं, इनको फर्मेंट कर रहे हैं, और फर्मेंट करने के लिए हम इसमें यीस्ट ऐड करते हैं. आफ्टर फर्मेंटेशन ग्रीन बियर इज मेच्योर फॉर एडिशनल फिल्टरेशन एंड बॉटलिंग. अब जो फर्मेंटेशन हो गई उसके बाद ये जो ग्रीन बियर हमें मिली उसको हम फर्दर और मेच्योर करेंगे, मतलब एज करेंगे, प्लस उसमें फिल्टरेशन करेंगे, बॉटल करेंगे उसको. द एंजाइम इज यूज टू कन्वर्ट सीरियल टू बियर आर बार्ले मॉल्ट. दिस मॉल्टेड बार्ले इज अ मेजर सोर्स ऑफ एंजाइम इन द ब्रूइंग प्रोसेस ऑफ वाइन इंडस्ट्री. प्लस ये जो मॉल्टेड बार्ले हैं ये वाइन इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है. इसके अलावा क्या यूज़ हो रहा है? एसिड पेक्टिनेसेस from fungal sources such as Aspergillus niger are widely used in fruit juice and wine industry. जो पेक्टिनेस एंजाइम यूज हो रहा है वो बहुत बार फंगस से डिराइव करा जाता है. अंडर ऑप्टिमल कंडीशन एक्टिवेशन ऑफ मेनी एंजाइम सच एज अमाइलेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ग्लूकानेज लीड्स टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च मटेरियल इन द सीड रिजर्व विच इज इवेंचुअली यूज फॉर बियर प्रोडक्शन. अब यहाँ पे जो हम बियर प्रोडक्शन कर रहे थे, ये जो बार्ले, मेज, सोरगम वगैरह, इन सबको हम मैश बना रहे हैं और इन सबको हम डाइजेस्ट कर रहे हैं. तो डाइजेस्ट करने के लिए क्योंकि ये स्टार्च है तो इसके लिए स्टार्च डिग्रेडेशन एंजाइम चाहिए. तो उसके लिए हम अमाइलेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ग्लूकानेज ये सारे यूज़ कर रहे हैं ताकि स्टार्च जो है वो हाइड्रोलाइज हो सके और बियर प्रोड्यूस हो सके. बैक्टीरियल एंड फंगल अमाइलेज एंजाइम्स आर एडेड फॉर सैक्रिफिकेशन. पेक्टिनेजेस, हेमीसेल्युलेजेस एंजाइम play a significant role in wine industry and they help in clarification, filtration and improving the quality of wine and the stability of wine. So in this part we'll do till here only. The next part in the next part we'll continue with the paper and we'll complete the other part of the solutions. Thank you for watching. Keep studying.